हेलो एवरीवन, मैं भाई आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा ये पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। तो इसमें बेसिकली हम लोग आज तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड तीसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इस लेक्चर में इस तीनों चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है शायद थोड़ा सा ये लेक्चर लेंदी हो जाए, थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या मतलब है। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा हो इसके पहले का लेक्चर जिसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम जो स्टेट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के लिए स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कि स्टेट किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, किसी को मतलब एक को फेवर देकर के दूसरे को फेवर ना दे, या फिर अगर किसी भी तरीके का आपको अगर दिक्कत होती है स्टेट से तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया था। तो उसमें तो हम लोगों ने स्टेट और सेंटर का डिस्कस किया था, लेकिन क्या वी एज अ सिटीजन, क्या हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंट्री के प्रति? तो इसी चीज को फंडामेंटल ड्यूटी में लाया गया था। इसमें बेसिकली इस नेशन के टुवर्ड्स हमारी क्या ड्यूटी है इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ये याद रखना है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बस फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कब आया है? ये बेसिकली हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का हुआ, उसमें पार्ट 4A ऐड किया गया और एक आर्टिकल ऐड किया गया 51A। याद रखना है, अगर एग्जाम में ये आया कि आर्टिकल 51A किस चीज से डील करता है, तो वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि इसी 51A में ही सारे फंडामेंटल ड्यूटीज रख दिए गए हैं। ठीक है, इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली है? तो ये है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर ये आता एग्जाम में कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो वो यूएसएसआर से लिया गया है। एक्चुअली हुआ ये कि 1976 के समय एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इनको बेसिकली रिकमेंड करना था फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड चीजों को। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंड किया। आपको एक चीज यहां पर इंटरेस्टिंग बता दूं कि इन्होंने बेसिकली 8 चीजें बताई थी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी प्रेजेंट। इन्होंने 8 बताया था, अभी 10 हैं, और उसमें से भी इनके द्वारा बताई गई 2-3 चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन सी चीजें थी जो इन्होंने बताया था, स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया बट वो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। उसमें जो सबसे पहला चीज था वो ये था कि इनके अकॉर्डिंग, सरदार स्वरण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो उस पर फाइन लगाया जाए। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया कि ये जो पेनल्टी लगेगा ना, ये किसी भी कोर्ट में कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है कि हाँ ये मेरे पे जो फाइन लगा है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब पहली चीज मानी ही नहीं गई थी तो जो पहला है वो भी दूसरे वाले से ऐसा रिलेटेड है, जो दूसरा है वो पहले से रिलेटेड था, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो ड्यूटी है टू पे द टैक्सेस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन याद रखना है, टू पे द टैक्सेस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है अभी उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास। यहां देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। टू अबाइड बाय द, ऐसा ना, मैं एक चीज पहले बता दूं कि यहां मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, इसके आगे फिर स्लाइड में यही चीजें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अबाइड करना, और जो इंस्टीट्यूशन है उन सबका रिस्पेक्ट करना, इन सब चीजों से डील करता है ये। उसके बाद है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस।
उसके बाद कल्चरल एंड हेरिटेज को बचाने की बात की गई है। सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को प्रोटेक्ट करने की बात है इसमें। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की बात है। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा ये क्यों इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी जान पे खेल करके देश को बचाना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात है इसमें। उसके बाद टू अवॉइड द डॉरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल्स, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं, इसमें आपको आगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सी, हमारा 51A जो है आर्टिकल, इसमें पहला चीज क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इन सब चीजों की इज्जत करना है, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अक्सर लोग एक ना, मैं बस एग्जांपल एक देता हूं कि अक्सर एक डिबेट चलता है महात्मा गांधी को लेकर के कि क्या इनको जो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है वो सही कहा जाता है, गलत कहा जाता है, ये सब चीजें, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका यही मतलब है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे सपोज एग्जाम में आपको वर्ड दे दिया जाएगा सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज में दिखता है, ये जो तीन टर्म है ना, ये किस में आता है। तो अगर आप लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ा है तो प्रीएम्बल में भी ये तीनों वर्ड हैं। अभी जब आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये तीनों वर्ड हैं, ठीक है। सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है, दोनों में ये तीनों वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब बुलाया जाएगा देश की सर्विस के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद है कि आप हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, बेसिकली फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, आपको स्प्रेड करना है डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स है उनके बीच, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रीअनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया है, हर वो प्रैक्टिस को छोड़ना है जो विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो हमारे देश की जो कल्चरल हेरिटेज है ना, उनको बचाने की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बस वहां जो कुतुब मीनार पे गए और ऐसा एक चौक से उसके ऊपर कुछ ऐसा लिख करके चले हैं, ठीक है। बेसिकली उनको प्रिजर्व करने की बात की गई है। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड ये सारी चीजें। बेसिकली यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने की भी बात की गई कि ये हमारी जिम्मेदारी है नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने की, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है, ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके लिए बहुत सारे काम अभी किए भी जा रहे हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट डे की अगर हम लोग बात करें तो। उसके बाद है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। अब यहाँ पे देखिए, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, अभी रिसेंट केस एक बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। उसके पहले यूपी के डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे केसेस देखने को मिले थे, बिहार में ऐसे केसेस देखने को मिले, गुजरात में ऐसे केसेस देखने को मिले। सब जगह एक चीज कॉमन था, यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी तो हमारी ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। ऐसा एक फिर रिसेंट इंसिडेंट अगर जिनको याद हो, दिल्ली का इंसिडेंट, ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी थी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, और लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। उसके बाद है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, मतलब आपको हमेशा एक्सीलेंस अचीव करना है हर स्फीयर में, ठीक है। आपको ऐसी कोशिश करनी है, या हर इंडिविजुअल को ये कोशिश करनी है ताकि जो कंट्री है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर सके। और उसके बाद इसमें लास्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और व्हाट बिटवीन एज 6 and 14। अब यहां ये पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लाया गया है। किस चीज की बात है यहां पर? बिटवीन एज 6 एंड 14, 6 से 14 की बात की गई है यहां पर कि उनको आपको एजुकेशन देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी एज अ सिटीजन वो। अब इसमें फीचर्स क्या है? तो यहां पर जैसे पहला है कि कुछ तो मोरल ड्यूटीज हैं, कुछ सिविक ड्यूटीज हैं। जब हम लोग कहते हैं सिविक ड्यूटीज मतलब एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मोरल ड्यूटीज मतलब चेरिशिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, एक मोरल हमारा एक मोरल ड्यूटी है। लेकिन रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये एज अ सिटीजन हमारी सिविक ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद कन्फाइंड टू सिटीजंस ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस के लिए है, किसी फॉरेनर के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट डजंट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट, मोर ओवर देयर इज नॉट लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। ये देखो यहां पे अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है कि आपके ऊपर लीगल सैंक्शन लगे। किस चीज के वायलेशन की मैं बात कर रहा हूं? फंडामेंटल ड्यूटी के। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर लीगल सैंक्शन नहीं है। इस वाले पॉइंट पर मैं अभी एक बार फिर से आऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट, मतलब इसका मतलब ये है कि आप खुद तो अपना राइट एंजॉय कर रहे हो, फंडामेंटल राइट, लेकिन इसको भूलना मत कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। ओके, उसके बाद सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। ये किनके लिए है? जो नेशनल फ्लैग को बर्न करते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, या उनके लिए एक वार्निंग है। उसके बाद जो लोग खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। It help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी का यूज कोर्ट कर सकती है इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ? डेफिनेटली कर सकती है। अगर किसी भी लॉ की वैलिडिटी अगर देखनी है ना तो फंडामेंटल ड्यूटी को उसका वो सहारा ले सकती है कोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसा अभी मैंने कहा था कि एक पॉइंट पर अभी मैं फिर से आऊंगा। यहां पर देयर इज नॉट लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो यहाँ पर नेशनल फ्लैग की बात की गई है, कोई अगर चाहे तो नेशनल फ्लैग को बंद कर सकता है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसको नहीं मान सकता है। तो आप एक चीज देखना, यहां से फंडामेंटल ड्यूटी को अगर वायलेट करते हो तब तो कुछ नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, लेकिन इसके लिए इनडायरेक्टली कई सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज कोई अगर ऐसा शख्स है, ठीक है, जिसने अगर जो हमारा नेशनल ऑनर है उसको अगर किसी तरह का ठेस पहुंचाया है ना, तो उसके लिए एक एक्ट है, मैं बताऊं आपको, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर, ये बेसिकली एक एक्ट है हमारा, आई गेस 1971 का ये एक्ट है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिसरिस्पेक्ट करते हो या नेशनल फ्लैग का या नेशनल एंथम का अगर डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और आप एक चीज देखो, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी आया है और ये 1971 में ही ऐसे कानून बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह के डिफरेंट एक्ट है। अभी फिर मैंने इसके पहले बताया था कि आपको फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इलीगल ट्रेड करोगे। अगर आप इलीगल ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसमें आप इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो है। तो तरीके से एक्ट बनाए गए हैं इन सब चीजों को देखने के लिए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमसे ये पूछा एग्जाम में कि क्या फंडामेंटल राइट का कोई ऐसा लीगल सैंक्शन है, तो नहीं, फंडामेंटल राइट हैज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है वो। ठीक है,
यहाँ, हाँ, अब है हमारा नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां एक वर्ड है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का क्या मतलब है? किसी को किसी तरीके का डायरेक्शन देना, ठीक है। तो बेसिकली यहां क्या है, स्टेट्स को एक डायरेक्शन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्शन देने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट स्टेट से कह दिया जाता कि हाँ आपको ये चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हमारा कंट्री आजाद हुआ था तो उस समय काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी, जिसमें एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर उसी समय स्टेट्स को इतना ज्यादा अगर बर्डन दे दिया जाता ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अगर भार दे दिया जाते, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता पूरे कंट्री के लिए, ठीक है। इसीलिए बस एक डायरेक्शन दिया गया कि हाँ आपको ये चीजें करनी है। तो ये जो है हमारा डीपीएसपी, ये सबसे पहले कहां पर है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद आर्टिकल कौन सा है? 36 to 51। इसका आइडिया कहां से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बेसिकली इसका जो पहला ये पॉइंट है, ये कहता है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इट डिनोट्स the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting law। अगर स्टेट कोई भी लॉ बना रहे हैं ना, तो उनको ये प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, ठीक है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। ये जो डीपीएसपी है ना, ये भी कुछ उसी तरीके का है। तो आपसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टेट में ये जो पॉइंट है ना, ये दे देगा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो किसी से प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी से रिलेटेड है, तो वो होगा हमारा डीपीएसपी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेसिकली इसका काम क्या है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एंड नॉट द स्टेट एंड नॉट ऑफ अ पुलिस स्टेट व्हिच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, ठीक है। तो मेन इसका क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली हमको एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। सेम विद फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। उसके बाद सेम एज फंडामेंटल ड्यूटी कि they help the court in examining and determining the constitutional validity of law। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ना, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करा गया था, ठीक है। ऑल्दो ये एक ही जगह दिए हुए हैं, लेकिन कुछ जो लीडर्स थे उन लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बताऊं कि जब हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है, तो इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। मतलब इसमें एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बनाने की बात की गई है, जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिलेगा, एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहने का ही मतलब है कि सोसाइटी से ऐसा कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें यहीं पर, तो जो हमारा आर्टिकल 38 है, जो हमारा 39 है, जो हमारा 39A है, उसके बाद 42, 43, ये सब हमारा जो है इसमें हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। इवन 43A है वो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल, 47 है वो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल। जब हम लोग कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, तो इट रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग हिज नेशनल मूवमेंट। तो एक्चुअली महात्मा गांधी के भी कुछ डिमांड थे, ठीक है, ऑल्दो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी कुछ सपनों को पूरा करना एक तरीके का खुद में एक ड्रीम था, ठीक है। तो इनके भी कुछ आइडियल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड किया गया है। जैसे अगर आप देखो तो एक जो आर्टिकल 40 है, जो ये कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। तो विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? हमारा गांधीयन प्रिंसिपल से आता है।
उसके बाद फिर इसमें कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की गई है 43B में। 43B में कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है प्रमोट करने की, ये सब चीजें हैं। उसके बाद इसमें ये भी है कि टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ, जो हमारा आर्टिकल 47 है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं गांधीयन प्रिंसिपल में। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसका क्या मतलब, द प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, इसका अगर मैं एक दो एग्जांपल बताऊं तो इसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। ठीक है, वो हमारा आता है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है। उसके बाद इसमें फिर ये दिया हुआ है कि जब तक कोई बच्चा अपने 6 साल का एज पूरा नहीं करता है, खासकर जो हमारा आर्टिकल 45 है, जो हमारा आर्टिकल 45 वो ये कहता है ना कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोगों ने 6 to 14 का बात किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एट द मतलब अप टू द एज ऑफ 6 की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर एक्चुअली कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड भी किए गए थे, जिसमें एक है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, which added 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो कौन कौन से थे? 39, 39A, 43A, 48A। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो, खासकर जो दूसरे अमेंडमेंट से ऐड किया जाता है ना, जो कुछ भी, अगर सपोज फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अगर वो अमेंडमेंट से ऐड किया जा रहा है ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो 39 है वो क्या है? टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य की यहां पर बात की गई है, फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, इसी के लिए अगर आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट है नालसा का। ठीक है, टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये किसमें है? 39A में। 43A क्या है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो वर्कर्स है उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये किसमें है? 43A में। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो किसमें है? 48A में। कुछ ऐसा ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये जो 4 थे वो ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में। अब यहां पर ये जो है हमारे सारे डीपीएसपी हैं, जो आर्टिकल 36 है दैट डिफाइंस द स्टेट एज सेम एज द आर्टिकल 12, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी फंडामेंटल राइट के फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा चुका हूं, स्टेट का क्या मतलब है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं इन शॉर्ट बता दूं, जब हम लोग कहते हैं स्टेट, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट भी है इसमें, जो पार्लियामेंट है वो भी है, जो स्टेट है यानी राज्य वो भी है, इवन अगर LIC है या कोई भी प्राइवेट ऐसी इंस्टीट्यूशन भी है ना, वो भी स्टेट के डिफिनेशन में आ जाती है। जो म्यूनिसिपैलिटी है वो भी स्टेट के डिफिनेशन में आती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप मेरे फंडामेंटल राइट का जो क्लास है आप उसका फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 37, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। ठीक है, मतलब जो इसमें हमारे दिए गए हैं, जो डीपीएसपी है उसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 38 है, जो आर्टिकल 38 है दैट बेसिकली ऑथोराइजेस द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब आप यहां से समझो, काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? उनका एक मकसद क्या होता है? यही है, इसी डीपीएसपी को प्रमोट करना। अगर आप देखो तो सपोज ओल्ड एज पेंशन लाया जाता है, ठीक है, जो वृद्धों को मिलता है वो, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको कहते हैं, तो उनके लिए काफी सारी सुविधाएं सरकार देती है। तो ये बेसिकली क्या है? ये सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने का एक तरीका है। ठीक है, जो 39 है वो क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट्स को फॉलो करने हैं। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत कंप्रिहेंसिवली इसको लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे विलेज पंचायत का है, यहाँ पे फिर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, तो ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कई बार क्या होता है कि आपको 4 या 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो उसके लिए ना आप एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ जितने लिखे हुए हैं उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं अगर एक एक को बताने लगूंगा तो फिर आपकी तरफ से आएगा कि लेक्चर काफी बोरिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पॉज करके सबको एक बार एक नजर देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसको आपके सामने रखा है, ठीक है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51, जो आर्टिकल 51 है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी बात की गई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर के। उसके बाद इसमें जो इसके पहले मैंने बताया था कि 42nd अमेंडमेंट था, उसमें किया गया था 4 ऐड। इसके बाद 44th अमेंडमेंट भी हुआ, जिसमें एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया, जिसमें स्टेट्स को यह कहा गया कि आप इनइक्वालिटीज को कम करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज हमेशा से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम रहा है। कि इनइक्वालिटी जब कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि जो ऑलमोस्ट 3% ऑफ द रिचेस्ट हैं वो इंडिया का ऑलमोस्ट 97% ऑफ द वेल्थ कैरी करते हैं, कुछ इस तरीके के डेटाज आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो इस इनइक्वालिटी को कम करने का बात हुआ 44th अमेंडमेंट में। उसके बाद जो 97th अमेंडमेंट था उसमें फिर से एक लाया गया रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस अमेंडमेंट से आया था। इसमें हुआ कि इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्टेट को कहा गया था कि आप इस चीजों को प्रमोट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से किसी भी नेशन के ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा डीपीएसपी में फिलहाल इतना ही है। यहां मैं बस एक चीज बता दूं, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का डिफरेंस, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहा जाता है निगेटिव, इसको कहा जाता है पॉजिटिव। इस चीज को समझना आप एक बार। जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा था ना, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट लाइक फेवर एनी इंडिविजुअल और एनी ग्रुप। मतलब इनको कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट में, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा जा रहा है कि हाँ आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है। दे आर जस्टिसिएबल, मतलब अगर आप इसके वायलेशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के वायलेशन के लिए आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। सेम विद फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं फंडामेंटल राइट का लेक्चर ले रहा था, तो ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। इनका लीगल सैंक्शंस है, इनका मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है, ठीक है। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, बेसिकली ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है, बट दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। इंडिविजुअल के ग्रोथ को प्रमोट करने का क्या मतलब है, हम लोगों ने वहां पर जब फंडामेंटल राइट देखा था तो वो जनरली इंडिविजुअल की ही बात हो रही थी इसमें, लेकिन यहां जो बातें हैं ना, ये एक सोसाइटी की बात हो रही है डीपीएसपी में, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। इसके लिए आपको कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीपीएसपी के लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो जो हमारा अमेंडमेंट हुआ, सपोज अगर जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, या फिर जो पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया इसमें, इस अमेंडमेंट से, तो ये कहां से आया था,
पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी तो हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके लिए अलग से एक्ट तो बनाया गया, इसके लिए अलग से लेजिस्लेशन तो बनाया गया, तब तो आया ये, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो, एंड दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब है? हमारे ओरिजिनल प्रोविजन में अगर हम लोग देखें तो उस समय ऑलमोस्ट ये 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और आज ये क्लोज टू 450 और समथिंग ये हो चुके हैं, ठीक है। तो आखिर ये कैसे ऐड हो गया? तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली अमेंड हुआ। आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स अबाउट द अमेंडमेंट प्रोविजन, ठीक है। जो आर्टिकल 368 है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं यहाँ एक बात बता दूं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का है ना, ये बस ध्यान रखना है कि ये मैं आपको दूसरे लेक्चर में करवाने वाला हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ मैं अगर इन शॉर्ट बता दूं तो जैसे सोशलिज्म वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का सोवरेनिटी जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोसीजर है अमेंडमेंट के हम लोग वो देखते हैं। मैं यहां पर एक चीज पहले बता दूं कि आर्टिकल 368 में सिर्फ दो तरीके के अमेंडमेंट की बात की गई है। एक है स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो है मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, मतलब जहां पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और यहां जो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो अगर मोर देन 50% ऑफ द स्टेट ने दे दिया इस चीज को मंजूरी, अगर दे दी बाय देयर सिंपल मेजोरिटी, तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे अभी डिटेल से आगे। अभी हम लोग पहले आर्टिकल 368 को समझते हैं। मैं पहले बता दूं कि यहां जो 7 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, यहां मैं जिस वर्ड का यूज करूंगा ना, आपको हर वर्ड पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। जैसे इसमें पहला है कि इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पहला चीज है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि या तो ये मिनिस्टर जो होते हैं वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बेसिकली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मिनिस्टर नहीं है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्राइवेट मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हाँ, ये कर सकते हैं। इसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उनके प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद पास्ड इन ईच हाउस बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हम लोग कहते हैं मींस ग्रेटर देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद है कि जब ये दोनों हाउस में पास हो गया, और ये यहां पे ये ध्यान देना है कि ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब डेडलॉक का यहां पर चांस नहीं होता है। देखो डेडलॉक का ना मैं आपको एक बहुत सिंपली बता दूं, वैसे जब मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डेडलॉक का बताऊंगा आपको। यहां पे डेडलॉक का मतलब है ना, सपोज एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है। बेसिकली जो ऑर्डिनरी बिल अगर है ना, तो वहां पे ज्वाइंट सिटिंग होगी, जो दोनों जो हाउस है उनको बैठाया जाएगा, फिर वहां पे होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में कोई भी डेडलॉक नहीं होता है, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फॉर फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट आल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। तो मैं इस वाली वीडियो के साथ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा, आप उसको ओपन करना। उसमें मैं आपको बहुत एक्सटेंसिवली इसमें कौन कौन से प्रोविजन, यानी कौन कौन से प्रोविजन में 368 का सिर्फ स्पेशल प्रोविजन लगता है वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें एक्चुअली मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जहां वो कौन कौन से प्रोविजन है जहां पर स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत है, वो भी मैं आपको उसमें लिख दूंगा।
उसके बाद जो जो सिंपल मेजोरिटी से जो चीजें हो सकती है, बेसिकली सिंपल मेजोरिटी 368 में नहीं आता है, ये याद रखना है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस किस केसेस में हो सकता है, कौन कौन वैसे एरियाज है जहां पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो भी मैं उसमें लिख करके शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो जो फेडरल प्रोविजन है वहां पर रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट का बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ये याद रखना है। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है ना बिल, तो उससे फिर सिंपल मेजोरिटी से स्टेट को पास करना है, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये याद रखना है। द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट एंड मस्ट गिव हिज एसेंट। यहां से बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि वो कौन सा बिल है जिसमें प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल को वापस नहीं कर सकते अगर यहां पास हुआ तो। आफ्टर द प्रेसिडेंट बिल द बिल बिकम्स एन एक्ट। तो बिल हमारा वैसे भी एक्ट कब बनता है, जब उस पर प्रेसिडेंट की मंजूरी हो जाती है तब, ठीक है। तो 368 का समझ गए, सबसे पहले इनिशिएट होगा, किसी भी मेंबर के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर वो प्राइवेट मेंबर हो, दोनों में से किसी हाउस में किया जा सकता है। उसके बाद दोनों हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा उसे। उसके बाद जब दोनों हाउस से अगर पास हो गया, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर उसमें फेडरल प्रोविजन है तो प्रेसिडेंट के यहां भेजने से पहले वो जाएगा स्टेट्स के पास। सपोज अगर 28 स्टेट है ना, तो 28 में से अगर 15 स्टेट ने अगर कर दिया पास, तो बाकी जो 13 स्टेट है वो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां स्टेट के केस में ये भी 50% का चलता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा ये बिल, तो उनको अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी, ही हैज टू गिव द असेंट टू द बिल, और उसके बाद वो बिल क्या बनेगा, एक्ट। उसके बाद इसमें बेसिकली मैंने अभी जो आपको दो बताया है वो है 368 के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको दो बताया, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल प्लस स्टेट का इन्वॉल्वमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तीसरे तरीके से भी अमेंड किया जाता है, वो है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो सिंपल मेजोरिटी है, इसमें खासकर जो हमारा आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये सब मैंने पहले भी बताया आपको, बट मैं इस लेक्चर के साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से प्रोविजन अमेंड किए जाते हैं, स्पेशल से कौन कौन से प्रोविजन अमेंड किए जाते हैं, एंड स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट से कौन कौन से प्रोविजन अमेंड किए जाते हैं। ये तीनों आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस समाप्त करते हैं, आज बहुत होगी पढ़ाई। So please like, share and subscribe. Please subscribe the channel ताकि आपको जो भी अपडेट हो आपको मिल सके इस चैनल का। So thank you so much. Thank you guys.